हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का पार्ट 3, है ना। इससे पहले 2 पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आप सभी लोगों को चैप्टर समझ में भी आया होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। ठीक है, आज हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे और इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे। तो बाकी के 2 पार्ट आपको कैसे लगे एक बार मुझे कमेंट करके सभी लोग बताएंगे। ठीक है, चलिए आज थोड़ा सा डिस्कस करते हैं पहले एसिड रेन के बारे में। क्या होती है एसिड रेन? बहुत सुना है हमने एसिड रेन के बारे में, लेकिन नहीं मालूम क्या होती है और कैसे बनती है ना। तो आर यू फैमिलियर विद द टर्म एसिड रेन? हैव यू एवर हर्ड अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ द एसिड रेन? यानी कि क्या आप जानते हैं कि एसिड रेन क्या होती है, और कभी सुना है क्या कि एसिड रेन से डैमेज कैसे होते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि ताजमहल का रंग धीरे धीरे करके पीला पड़ता जा रहा है। ये तो सुना है ना कि ताजमहल का रंग धीरे धीरे करके पीला पड़ता जा रहा है, और ताजमहल का पत्थर जो है वो खराब होता जा रहा है ना। वो इसी की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? एसिड रेन की वजह से हो रहा है। तो एसिड रेन इतनी खतरनाक है जो ताजमहल के पत्थर को भी पीला कर सकती है, तो हमारी स्किन को कितना इफेक्ट करेगी आप सोच सकते हैं। As the name indicates, the rain containing excess of acid is called an acid rain. जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि ये जो रेन है, रेन मतलब बारिश, ये जो बारिश है इसमें कितनी ज्यादा अमाउंट में क्या होता है? एसिड होता है। तभी इसको हम क्या बोल देते हैं? एसिड रेन बोल देते हैं। Where do these acid rain come from? ये एसिड रेन कहाँ से आती है? क्या बादलों से एसिड बरसता है? क्या बादलों से एसिड की बारिश होती है? नहीं ना। The rain becomes acidic because carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen dioxide dissolved in rain drop to form carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid respectively. तो देखो, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, सबको पता है। कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन भी होती है, बहुत सारी गैसेस होती है ना। तो इन सबसे मिलकर, यानी सारी गैसेस से मिलकर नहीं, जो मैं 3 गैसेस आपको बता रही हूँ। फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, सेकेंड इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड थर्ड इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इन गैसेस से मिलकर जब ये गैस वाटर के कांटेक्ट में आती है, जब ये गैस वाटर के कांटेक्ट में आती है, तब इनसे क्या बनता है? एसिड बन जाता है। ठीक है, देखो क्या क्या नाम होते हैं। डिसॉल्व्ड इन रेन ड्रॉप टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? कार्बोनिक एसिड बनेगा। सल्फ्यूरिक एसिड, अगर सल्फर डाइऑक्साइड के साथ वाटर रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? सल्फ्यूरिक एसिड। एंड नाइट्रिक एसिड, जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ वाटर रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? नाइट्रिक एसिड बनेगा। एसिड रेन can cause damage to building, historical monuments, plants and animals. जो एसिड रेन है वो सभी चीजों को डैमेज कर सकती है और हमारी स्किन को भी बहुत हार्मफुल होती है। कौन सी होती है एसिड रेन? अच्छा ये बताइए कौन सी होती है एसिड रेन? जब बारिश होती है ना, बारिश के जब मौसम स्टार्ट होता है तो उस टाइम पर जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड रेन होगी, है ना, उसमें सबसे ज्यादा गैसेस क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में फैली हुई होती है, और जब बारिश होती है तो बारिश के साथ जो पानी आता है वो इन गैसेस के साथ कांटेक्ट करता है और इनके साथ रिएक्ट करके एसिड्स को बनाता है। यानी स्टार्टिंग की जो फर्स्ट और सेकेंड बारिश होगी, जो रेन होगी, वो सबसे ज्यादा एसिड रेन होगी। उससे बहुत इफेक्ट पड़ेगा किसको? बिल्डिंग्स को, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, सभी चीजों को, है ना। बहुत ज्यादा ये हार्म करेंगी इनको। तो इसीलिए बोलते हैं, घर वाले भी बोलते हैं, घर के बुजुर्ग भी बोलते हैं कि पहली दूसरी बारिश में नहीं नहाना चाहिए। रीजन यही है। उन लोगों को इतना नहीं पता, लेकिन आज की जो जनरेशन है या हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं, हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर वो कह रहे हैं नहीं नहाना चाहिए तो ठीक है, लेकिन क्यों नहीं नहाना चाहिए ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो मैंने 2 रिएक्शंस यहाँ लिखे हैं। पहला है ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ जब H2O रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। क्या बनता है? सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। ठीक है, इसी तरीके से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ जब वाटर रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? नाइट्रिक एसिड बनता है। क्या बनता है?
नाइट्रिक एसिड बनता है। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात, समझ में आ रही है ना बात। और तीसरा क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब वाटर रिएक्ट करता है तब क्या बनता है, CH3COOH, नाइट्रिक एसिड बनता है ना। तो जितनी भी गैसेस हैं जो ज्यादा क्वांटिटी में हमारे एटमॉस्फेयर में होती है वहां पर ये क्या बनते हैं, एसिड्स बनते हैं। एसिड का, रेन एसिड का जो पीएच वैल्यू होता है, रेन एसिड का जो पीएच वैल्यू होता है वो क्या होता है, 5.0 से लेकर 5.55 तक होता है। ठीक है, रेन एसिड का जो पीएच वैल्यू होता है, ध्यान रखना, 5.0 से लेकर 5.55 होता है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। अब आता है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन मतलब हिंदी में इसको बोलना चाहिए कि रिएक्शन को खत्म कर देना, एक दूसरे के रिएक्शन को खत्म कर देना, इसको कहते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन। वी हैव लर्न दैट एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड, जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं, है ना। बेसिस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, और बेसिस क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विद अ बेस। अब क्या होगा अगर एसिड को प्लस बेस को मिक्स किया जाए। कल की क्लास में शायद मैंने आपको ये तीनों चीजें बताई थी, इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ाया था कि जब लिटमस पेपर रिएक्ट करेंगे तो क्या, कैसे पहचानेंगे, जब चाइना रोज के साथ रिएक्ट करेंगे तो कैसे पहचानेंगे, जब टर्मरिक के साथ रिएक्ट करेंगे तो कैसे पहचानेंगे। अगर नहीं देखिए कल की क्लास तो एक बार देखेंगे, वहां से आपको इंडिकेटर्स के बारे में बहुत डिटेल में पता चलेगा। ठीक है, और कल मैंने आपको ये भी बताया था कि जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो ये एक दूसरे के रिएक्शन को खत्म कर देते हैं। जो एसिड है वो बेस के रिएक्शन को खत्म कर देगा और जो बेस है वो एसिड के रिएक्शन को खत्म कर देगा, और रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी आपकी जीरो। जब रिएक्शन जीरो हो जाएगी तो इसी को हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन। क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन। और बनेगा क्या, सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, we are going to use an indicator you have not used so far. It is called phenolphthalein. ठीक है, एक और इंडिकेटर आता है जिसको हम बोलते हैं phenolphthalein। ये आपका मैन मेड इंडिकेटर है, यानी ये नेचुरल इंडिकेटर नहीं है, लेकिन हम इंडिकेटर की तरह इसको यूज करते हैं जब हम क्या नहीं यूज कर पाते, जब हम लिटमस पेपर ना यूज कर पाए, ना हो हमारे साथ, हम लेबोरेटरी में हो, तो हमारे पास फिनोफ्थलीन वहां पर किसमें होगा, बॉटल में रखा हुआ होगा, लाइट पिंक कलर का होता है, तो वो हम यूज कर सकते हैं एज अ इंडिकेटर। तो याद रखोगे कि हम ऐसा कौन सा इंडिकेटर है लिक्विड फॉर्म में हमारे पास जो केमिकल लैब में रखा हुआ मिलता है और जो मैनमेड होता है, तो उसको हम बोलते हैं फिनोफ्थलीन। क्या बोलते हैं उसको, फिनोफ्थलीन बोलते हैं, जिसको हम एज ए इंडिकेटर यूज करते हैं। On addition of hydrochloric acid solution to pink solution, the color starts fading gradually and finally the solution becomes colorless। यानी जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को किसमें, पिंक सॉल्यूशन में, अभी बताया ना मैंने इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर पिंक होता है। जब पिंक सॉल्यूशन में इसको ऐड करते हैं तो ये क्या होता है, ये उस सॉल्यूशन का कलर फेड करना स्टार्ट कर देता है और धीरे 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 करके जो पिंक सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर्स रिमेन्स कलरलेस इन द एसिडिक सॉल्यूशन। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलेगा कि ये जो फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन है ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कलरलेस हो जाता है। ठीक है, व्हाइल इट कलर चेंजेस टू पिंक इन बेसिक सॉल्यूशन, और जब इसको हम बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है फिनोफ्थलीन इंडिकेटर रिमेन्स कलरलेस इन द एसिडिक सॉल्यूशन व्हाइल इट्स कलर चेंजेस टू पिंक इन बेसिक सॉल्यूशन। जब इसको बेस में डालेंगे या बेस को इसमें डालेंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, वापस से पिंक हो जाएगा। ठीक है, व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद अ बेसिक सॉल्यूशन, जब एसिडिक सॉल्यूशन को बेसिक सॉल्यूशन में मिक्स किया जाता है, बोथ द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज, दोनों न्यूट्रलाइज हो जाती है, जीरो हो जाती है। द इफेक्ट ऑफ ईच अदर
बोथ द एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड एंड द बेसिक नेचर ऑफ द बेस आर डिस्ट्रॉयड। दोनों एक दूसरे के क्या नेचर को खत्म कर देती हैं। जो एसिड है उसके नेचर को बेस खत्म कर देगा और जो बेस है उसके नेचर को एसिड खत्म कर देगा। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? और क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना न्यूट्रलाइजेशन? आप लोगों के लिए केवल इतना ही है, मैंने थोड़ा और डिटेल कर दिया, लेकिन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इसी बात पे सभी लोग लाइक शेयर और कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे कि आया समझ में या नहीं आया। ठीक है, चलिए आगे। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। जब आप रिएक्शन करोगे, यानी जब आप एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करोगे, तब आपको क्या करना है? अपनी टेस्ट ट्यूब को टच करके देखना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या देखा आपने? इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड। हीट निकलती है, गर्मी निकलती है। जब दोनों एक दूसरे के रिएक्शन को नेचर को डिस्ट्रॉय करेंगी तो गर्मी निकलेगी, है ना, और वो उबलने लगेगा। द इवॉल्व हीट राइजेस द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। जो इवॉल्व हीट है वो रिएक्शन के मिक्सचर के रिएक्शन को क्या कर देती है? टेम्परेचर को बढ़ा देती है। ठीक है, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट। एक नया सब्सटेंस बनता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट। सॉल्ट में बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। सॉल्ट कैसे होते हैं? या तो एसिडिक हो सकते हैं या बेसिक हो सकते हैं और कभी कभी न्यूट्रल भी हो सकते हैं। यानी मोस्टली आप ध्यान रखना, जो सॉल्ट होते हैं वो मोस्टली न्यूट्रल ही होते हैं, ना तो वो एसिडिक होते हैं ना वो बेसिक होते हैं, दे आर न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि ये बने ही सॉल्ट और बेस के मिक्सचर से हैं। ठीक है, चलिए। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। और क्या क्या बनता है? सॉल्ट तो बनता ही बनता है, सॉल्ट के साथ वाटर भी बनता है। अब कैसे बनता है? देखो, ये है आपका एसिड। कौन सा एसिड है ये? HCl। ठीक है, कौन सा एसिड है ये? HCl, हाइड्रो क्लोरिक एसिड। और ये क्या है? NaOH। ठीक है, ये क्या है? NaOH। जब आप HCl को NaOH के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या होगा? यहां से Na और यहां से Cl दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, एक का माइनस और एक का प्लस, दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और क्या बना लेंगे? NaCl। और NaCl क्या होता है? ये होता है आपका सॉल्ट। इसको हम सी सॉल्ट भी बोलते हैं और हम इसको बोलते हैं खाने वाला नमक, जो हम नमक खाते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? खाने वाला नमक। क्लियर? और उसके साथ क्या बनता है? उसके साथ बनता है आपका वाटर, है ना। समझ में आई ना रिएक्शन? इस रिएक्शन को आप लोग याद कर लेंगे। बहुत ज्यादा रिएक्शंस याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो रिएक्शन मैं आपको करा रही हूं उनको अगर आप अपने आंसर्स के साथ डालोगे तो आप अच्छे मार्क्स गेन करोगे। ठीक है, चलो। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। अब हमारी एवरीडे लाइफ में हम न्यूट्रलाइजेशन को कैसे यूज करते हैं, यानी एसिड के साथ बेस और बेस के साथ एसिड कैसे कैसे मिलाते हैं। और क्या बोलते हैं? इंडाइजेशन। इंडाइजेशन मतलब जब हमको अपच हो जाता है, बदहजमी हो जाती है, खाना पचता नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंडाइजेशन बोलते हैं। आवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे स्टमक में क्या होता है? हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, HCl एसिड बनता है। ठीक है, इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड। ये हमारे स्टमक को हार्म नहीं करता है, ये हमारे जो हम फूड खाते हैं ना उसको डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉजेस इंडाइजेशन। लेकिन जब ये हद से ज्यादा बनने लगता है, भाई हद से ज्यादा अगर कोई भी चीज बनेगी तो वो क्या होगा? वो हमारे लिए हार्मफुल होगी। तब हमको क्या होगा? जब बहुत ज्यादा एसिड हमारे पेट में बनने लगेगा तो आपने देखा होगा कभी कभी आपको खट्टी डकारें आती है, वॉमिटिंग हो जाती है, पेट में जलन स्टार्ट हो जाती है, खट्टा खट्टा सा फील होने लगता है गले में। तब क्या होता है? तब यही इंडाइजेशन होता है। इसका मतलब होता है कि आपके स्टमक में HCl बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बन रहा है, आपके स्टमक में HCl बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बन रहा है। ठीक है, सम टाइम इंडाइजेशन इज पेनफुल। कभी कभी स्टमक में पेन भी हो जाता है। टू रिलीव इंडाइजेशन वी टेक एन एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बताया था मैंने कल की क्लास में या परसों की क्लास में कि जब भी आपको कोई
इंडाइजेशन होता है, जब भी आपके पेट में एसिड बनता है तो आपको डॉक्टर दवा देगा जिसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होगा, विच कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इट न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। ये क्या करता है, ये उस एक्सेसिव एसिड के नेचर को कम करने की कोशिश करता है, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। ठीक है, जिससे आपका स्टमक ठीक हो जाए, आपको जो पेन है स्टमक में आपके वो ठीक हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया ना कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम एवरीडे लाइफ में कैसे यूज करते हैं। अब देखो आगे दे रखा है आंट बाइट। आंट बाइट मतलब आपको चींटी ने काटा है कभी, जब आपको चींटी काटती है तो आपको पेन भी होता है और खुजली भी होती है। क्यों होता है ऐसा, ऐसा इसलिए होता है कि जो आंट बाइट होती है, यानी जो जब चींटी आपको काटती है तो उसका जो डंक होता है, उसका जो स्टिंग होता है, उसमें क्या होता है, उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, जो वो आपकी स्किन में ऐसे करके छोड़ देती है ना। और जब एसिड आपकी स्किन में जाएगा तो क्या होगा भाई, इंजेक्ट हो गया आपकी स्किन में अगर एसिड, तो क्या होगा, पेन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मोइस्ट बेकिंग सोडा। कैसे आप इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हो, बेकिंग सोडा सबके घर में होता है ना। और बेकिंग सोडा को जब आप पानी में गीला करके वहां टच कर लोगे, जोर से घिस दोगे, तो क्या होगा भाई, वो बेस है, फॉर्मिक एसिड होता है उसके स्टिंग में, तो वो क्या होगा, बेस और एसिड मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, यानी रिएक्शन को खत्म कर देंगे। ठीक है, और क्या मिला, और क्या लगा सकते हो, कैलामाइन सॉल्यूशन लगा सकते हो, और आप क्या लगा सकते हो आपको बताऊं, और क्या लगा सकते हो। और कभी कभी आपने देखा होगा कि जो माचिस की तीली होती है, माचिस की तीली के ऊपर का जो मसाला होता है उसको भी रगड़ के लगा लेते हैं, है ना। तो वो भी क्या करता है, आप इसके एसिड के रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कर देता है। एक तो आंट बाइट है और दूसरा है बी बाइट। बी बाइट यानी हनी बी हो गया, और वो जो येलो कलर की बीज आती है, वो वाली बी जब आपको बाइट करती है तो उनके भी स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है। जब भी आपको कभी भी बी बाइट करे या आंट बाइट करे तो आप क्या करोगे, जल्दी से अपनी किचन में जाकर बेकिंग सोडा निकालोगे, उसको थोड़ा सा गीला करोगे और जहां भी आपको बाइट किया है वहां उसको रगड़ लोगे। ठीक है, तो आपकी जो पेन है, आपको जो जलन हो रही है, वो आपकी बंद हो जाएगी। ठीक है, अब तीसरा है आपका सॉइल ट्रीटमेंट। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल एसिडिक। बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करने से ना हमारी जो सॉइल है वो कैसी हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। प्लांट डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक। प्लांट ना तो बहुत ज्यादा बेसिक सॉइल में और ना बहुत ज्यादा एसिडिक सॉइल में ग्रो कर पाते हैं, उनको चाहिए नॉर्मल सॉइल, न्यूट्रलाइज सॉइल। When the soil is too acidic, it's treated with bases like quicklime या कैल्शियम ऑक्साइड। जब बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाती है सॉइल, तो सॉइल में क्या मिलाया जाता है, क्विक लाइम मिलाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और स्लेक लाइम, है ना, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या क्या मिलाते हैं, क्विक लाइम मिलाते हैं जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, या फिर स्लैग्ड लाइम मिलाते हैं जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक है, इफ द सॉइल इज बेसिक, ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू इट। जब सॉइल बेसिक होती है तो हम क्या मिलाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर मिला देते हैं इसमें। समझ में आया, जब सॉइल एसिडिक होगी तब हम उसमें क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड या स्लेक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे। और जब हमारी सॉइल का जो नेचर होगा वो बेसिक होगा, तब हम उसमें ऑर्गेनिक मैटर मिला देंगे। क्लियर, ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेस एसिड which neutralize the basic nature of the soil। जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, जो भी हम ऑर्गेनिक मैटर मिलाते हैं, वो क्या करते हैं, वो एसिड रिलीज करते हैं जो सॉइल के बेसिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर देता है, खत्म कर देता है, जिससे जो सॉइल होती है वो फिर से हमारे लिए यूजफुल बन जाती है और फिर से प्लांट उसमें बड़ी इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो समझ में आया ना इन तीनों का। चौथा देखो, फैक्ट्री वेस्ट। द वेस्टेज ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड। जितने भी फैक्ट्री से वेस्ट निकलते हैं वो सभी एसिडिक होते हैं। इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज, द एसिड विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। आपने देखा होगा फैक्ट्री से निकलने वाला जितना भी पानी है वो कहीं ना कहीं जाके नदियों में मिलता है, और जब ये नदियों में मिल जाता है तो वहां रहने वाले एनिमल्स, यानी नदियों में रहने वाले एनिमल्स, नदियों में रहने वाले प्लांट्स या जो भी एनिमल्स
जो भी एनिमल्स नदियों में पानी पी रहे हैं या नहाने धोने जाते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके मर जाते हैं और बड़े बड़े एनिमल्स को स्किन डिजीज हो जाती है। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस। तो इसको क्या किया जाता है, कैसे इसको खत्म किया जाता है, बेसिक सब्सटेंस मिलाकर इसको खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गए ना चारों पांचों यूज आपके? कैसा लगा चैप्टर, सभी लोग मुझे बताएंगे। और अब हम कल मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। आपको क्या करना है, सभी को कमेंट करके मुझे बताना है सेशन कैसा लगा, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, ठीक है। और जो लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करेंगे। अगर वाकई में आपको क्लास पसंद आई है, मैं आपको मैथ्स की क्लास दे चुकी हूँ सारी, मैथ्स क्लास 5, क्लास 6, 7 और 8 सभी हैं, जिसमें आपकी एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी बेस्ड है सारी क्लासेस, ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान रखेंगे और मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। प्लेलिस्ट में जाकर एक बार चेक करेंगे, क्लास वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसको देखकर आप लोग मुझे बताएंगे कि क्लासेस आपको कैसी लग रही है। क्लियर? चलिए कल फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।